डियर स्टूडेंट, उजाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएँ क्या होती हैं, इनका क्या कार्य है, कैपिलरी क्या होती है यानी कि केशिका क्या होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। क्योंकि जो हार्ट का टॉपिक है ये काफ़ी लेंदी है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आइए देख लेते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना। शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना रक्त परिसंचरण कहलाता है। जीवों के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं भाई? एक अंग समूह होते हैं। इनका एक समूह होता है जो अंग होता है, जिसे ये रक्त को यहाँ से वहाँ ले जाने में सहायक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। बॉडी में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना परिसंचरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण की खोज किसने और किस सन में की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे है रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यह नलिका विहीन होता है। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों, ऊतकों के संपर्क में रहता है। यह तंत्र निम्न प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, मोलस्का संघ के जीव। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? वह होता है जिसमें रक्त बिना वाहिनियों, बिना वेसल्स के ही रक्त का परिवहन होता है। मतलब कि रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें नलिका नहीं होती है, यह नलिका विहीन होती है। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों, ऊतकों के संपर्क में रहता है। मतलब कि इसमें वाहिनियाँ नहीं होती हैं, ये डायरेक्ट अंगों से, ऊतकों से संपर्क में आ जाता है ब्लड। यह तंत्र निम्न प्राणियों में पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों और मोलस्का संघ के जीवों में। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव कौन कौन से हैं? काकरोच, टिड्डा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू। और मोलस्का संघ का जीव है घोंघा। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्तवाहिनी के द्वारा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है? रक्त वाहिनियाँ होती हैं। इसमें रक्त वाहिनियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इसलिए इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे यह किसमें होता है? मनुष्य, जानवर, पक्षी। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। रक्त परिसंचरण के कितने भाग होते हैं? 3। पहला है ब्लड, रक्त, रक्तवाहिनियाँ, हृदय। कौन कौन सा? पहला ब्लड,
दूसरा है ब्लड वेसल्स, तीसरा है हार्ट। और ब्लड वेसल्स का 3 पार्ट है, कौन कौन सा? तो धमनियाँ, शिराएँ, केशिका। अब हम देखेंगे रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। शरीर में उपस्थित वे नलिकाएँ जिसमें रक्त का बहाव होता है उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। रक्त वाहिनियों को इंग्लिश में ब्लड वेसल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में जो नलिकाएँ हैं जिसमें रक्त बहता है उसे ही हम रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। आगे है रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इन्हीं रक्त वाहिनियों के द्वारा ही हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक ब्लड पहुँचता है। माध्यम हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जिसके द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचता है। रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अगर कभी पूछे रक्त वाहिनियों का अध्ययन कहाँ पर होता है तो किस में होता है? एंजियोलॉजी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ये रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जैसे पहला है धमनियाँ, दूसरा शिराएँ, तीसरा केशिका। अब हम जानेंगे धमनियाँ क्या होती हैं। ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय में विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। ऐसी वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं ये वाहिनियाँ, वो भी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को, वही धमनी कहलाती हैं। और इनका रंग लाल होता है। ये किस कलर की होती है? तो ये रेड कलर की होती हैं। इनमें रक्तदाब उच्च होता है। धमनियों में रक्तदाब जो होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। इसलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। इसका रक्तदाब उच्च होने के कारण ही यह शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। धमनियाँ भी 3 भागों में बटी होती हैं, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। फुफ्फुस धमनी, यह धमनियों का अपवाद होती है क्योंकि इसमें CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस धमनी क्या होती है? अपवाद होती है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। फुफ्फुस धमनी क्या करती है? हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है और इस अशुद्ध रक्त में CO2 घुली होती है। महाधमनी, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। महाधमनी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, महा मतलब बड़ी। यह कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है जो कि हृदय में शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में जो छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं उसके माध्यम से पहुंचाती हैं। हृदय से रक्त हमारी पूरी बॉडी में किसके माध्यम से पहुंचता है? छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से। दूसरा है शिराएँ, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। क्या कह रहा है? ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं। मतलब कि ये वाहिनियाँ क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं। हृदय तक ब्लड को लाने का कार्य कौन करता है? शिराएँ। इनका रंग नीला होता है। इनमें रक्त का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है। शिराओं में रक्त का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो बहुत स्लो होता है, धीमा होता है। इनमें कपाट पाए जाते हैं। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। फुफ्फुसीय धमनी शिराओं का अपवाद होती हैं। फुफ्फुसीय धमनी शिराओं का अपवाद होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें O2 युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसमें क्या था? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त, और इसमें क्या है? O2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। किसमें? फुफ्फुसीय धमनी में। यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं। फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तीसरा है केशिका। यह बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियाँ होती हैं
जो कि धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। क्या कह रहा है? केशिका बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं और ये केशिका धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। याद रखिएगा। रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, O2, CO2 आदि का विसरण, आदान प्रदान इन्हीं रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है। हमारे ब्लड में और टिश्यू में विभिन्न पदार्थ जैसे कि CO2, O2, भोजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण किसके द्वारा होता है? इन्हीं रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है। आप केशिका को फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। अब हम जानेंगे सिरा व धमनी में अंतर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सिरा, पहला अंतर देख लेते हैं। ये अंगों ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। सिरा क्या करती है? अंगों ऊतकों से रक्त को, ब्लड को हृदय की ओर ले जाती हैं। जबकि धमनी क्या करती है? ये रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। सिरा क्या करती है? वो अंगों से ब्लड को हृदय तक ले जाती है, जबकि धमनी हृदय से अंगों की ओर ब्लड को ले जाती है। दूसरा है, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। और धमनी में शुद्ध रक्त होता है। तीसरा पॉइंट है, इसका व्यास बड़ा होता है और धमनी का क्या तीसरा पॉइंट है? इसका व्यास कम होता है। सिरा में चौथा पॉइंट है, इनकी दीवार पतली व लोचदार होती है। सिरा की दीवार कैसी होती है? पतली व लोचदार। जबकि धमनी की दीवारें मोटी, लचीली व पेशीय होती हैं। पांचवा पॉइंट है, ये प्रायः अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं। सिराएं कहाँ स्थित होती हैं? अंगों में बाहर की ओर। और धमनी में पांचवा पॉइंट है, ये प्रायः अंगों में अंदर की ओर स्थित होती हैं। धमनियाँ अंगों के अंदर की ओर भी स्थित होती हैं, जबकि सिराएं बाहर की ओर स्थित होती हैं। सिरा का छठवां पॉइंट है, सिरा नीले बैंगनी रंग का होता है। ये किस कलर की होती है? नीले और बैंगनी। और धमनी का कलर जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, लाल रंग का होता है। धमनी का कलर कौन सा है? लाल रंग। सिरा में कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। आठवां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इनमें रक्त के बहने की गति धीमी होती है। सिराओं में रक्त की जो गति होती है बहुत ही धीमी होती है। इनका फ्लो स्लो होता है। किसमें? सिराओं में रक्त का फ्लो बहुत ही धीमा होता है, जबकि धमनी में रक्त अत्यधिक दाब व तेजी के साथ बहता है। धमनी में ब्लड क्या करता है? अत्यधिक तेजी के साथ बहता है। आई होप आपको रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।